देखिए स्टूडेंट, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी आपका क्लास नाइन्थ का है, क्लास नाइन्थ साइंस का। और चैप्टर नंबर है आपका ये 11। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों की किस टाइप से हमने पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिख दिया। आप ये ना सोचिएगा कि सर स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये एक्चुअल में डेफिनेशन देने का तरीका है आपका कि किस टाइप से आप डेफिनेशन देंगे। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, आप कब कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो आप देखिएगा इसके आंसर में, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क होगा तब जब कभी भी आपका कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा किस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्स, और उसी फोर्स की वजह से वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हो। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। सपोज दैट ये एक बॉक्स रखा हुआ है, आपने ये फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर, तो ये बॉक्स जो है आपका ये यहाँ पर आ गया। यानी कि क्या, इसी डायरेक्शन में गया ना ये आपका। जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसमें डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो आप कहेंगे कि हाँ वर्क इज डन। अब देखिएगा कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है ना। एक्चुअल में वर्क होता क्या है, तो देखिएगा क्या है आपका, ये लिखा है आपका वर्क। तो देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि वर्क डन जो है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये मैथमेटिकली आपकी डेफिनेशन हो गई, और ऊपर जो थी आपकी वो प्रैक्टिकली डेफिनेशन थी कि वर्क डन कैसे होता क्या है एक्चुअल में। और यहाँ पर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। देखिए डब्ल्यू किसको शो कर रहा है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। एफ आपका फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड एस आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। कि एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर। एंड क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी एसआई यूनिट मैंने गलत बोला, यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ध्यान रखिएगा, यूनिट न्यूटन मीटर कैसे आई इसकी। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गई आपकी इसकी यूनिट। लेकिन एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है बच्चों, आपकी जूल। ध्यान रखिएगा, है ना। इसको खाली हम कैपिटल जे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिएगा, ये फिजिक्स में ना आपसे 10th तक काफी बार ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, है ना। जैसे क्या है, 1 जूल। 1 जूल को डिफाइन करा लेता है, लिखा आता है डिफाइन 1 जूल। तो देखिए पहली बात तो ये मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिकली बता देता हूँ कि भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आप फोर्स के प्लेस पर भी 1 न्यूटन रख दीजिए, और आप डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर भी 1 मीटर। तो आप देखिए 1 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं बच्चों, जूल। तो वर्क डन 1 जूल कब होगा, जब फोर्स कितना अप्लाई होता है, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा उसकी वजह से आपका 1 मीटर। तो अब देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1 जूल वाले को, 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका बच्चों, कि 1 जूल आपका वह वर्क डन है जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आपका, 1 मीटर होता है। अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे इसमें आपको क्या दे रखा है उसने, वो देखिए, है ना। नोट लिखा हुआ है आपका, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हमें पता चले कि हमारा जो फोर्स अप्लाई हुआ है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, द वर्क डन इज निगेटिव, तो वर्क डन क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव कहलाएगा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, और जो एंगल होगा फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन में 180 डिग्री होगा। देखिएगा
ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उल्टा लेफ्ट साइड ही हो गया। पता चला कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आपका, ये लेफ्ट में, और फोर्स आपका राइट में। तो आप देखिए ये फोर्स है, ये आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बिटवीन एंगल कितने डिग्री का हुआ आपका, 180 डिग्री का हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क कहेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन आपका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा बच्चों सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या दिया आपको, व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी जीरो होता है, देन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। 100% श्योरिटी है, आपको पता है जीरो होगा ही होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स जीरो हो तब भी पूरा जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तब भी पूरा जीरो, तो ये कंफर्म है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ना समझने के लिए। Also, if force and displacement act an angle of 90 degree, then also work done is zero. अब ये देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों आपका कि अगर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल कितना 90 डिग्री हो, तब भी आपका क्या होगा, तब भी आप ये याद रखिएगा कि आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब ये आपका देखिएगा कि ये देखिए, आपने फोर्स तो ऐसे अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस टाइप से हो रहा है, तो इनके बिटवीन कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये रहा। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो ही होगा। अब इसको समझेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में, अभी आप आगे देखिएगा। क्या आपका एग्जाम्पल, द मैन अप्लाइज फोर्स ऑन वॉल बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वर्क डन ऑल्सो जीरो। ये तो पहले वाले का आपका क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया। जो फर्स्ट पॉइंट था ना आपका, जब उसने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स में कोई भी एक चीज जीरो होगी तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सपोज दैट आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे बच्चों, उस कंडीशन में आप कहेंगे कि वर्क डन क्या है बच्चों, जीरो है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बच्चों, अ मैन कैरिंग suitcase strictly horizontally does no work is in respect to gravity। आप समझिएगा बच्चों, अगर कभी भी आप ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर कभी भी आपने हॉरिजॉन्टली एक बैग को ले जा रहे हैं इस टाइप से, है ना, ये आप यहाँ से यहाँ तक ले आए इसको, ओके, सूटकेस है या बैग है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर ये जमीन है ना, आप ये मान लीजिए ये अर्थ है, यानी कि क्या है आपका, अर्थ का मतलब ये नहीं वो गोल वाली अर्थ, यानी पूरी दुनिया की बात चल रही है, ये नीचे मतलब आप ग्राउंड मान लीजिए, है ना। तो आप ऐसे करके ले जा रहे हैं तो आप ग्रेविटी के अपोजिट कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आ रहा है, और ये 90 डिग्री वाला है ना, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा आएगा ये हमारा, ठीक है। इसके लिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप अपने अंदर। चलिए अब आप आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, सिंपल सा। देखिएगा, whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, क्या है आपका, वेट ऑफ बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि हाइट। तो अब यहाँ पर पहले आप छोटी सी समझ बनाइए अपनी, कि बच्चों अभी मैंने कहा था कि वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब फोर्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एम ए, है ना, सेकंड लॉ। और एस, एस का क्या है हमारा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस आप लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जब नीचे से ऊपर कोई चीज उठाई जाएगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट हो जाएगी। और बच्चों आपको ये भी याद होगा बड़े अच्छे से कि जब हम क्या वर्टिकल मोशन होती थी तो हम एक ही जगह स्मॉल जी लेते थे, तो ये वही चीज आ जाती है कि W इज इक्वल्स टू क्या, mgh आ जाता है, W इज इक्वल्स टू mgh।
है ना? वही चीज़ है आपकी ये सेम। अब देखिए कि इसमें क्या है, डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड स्मॉल एच क्या है आपका, हाइट हो गई। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर आप समझें कि W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस हो आपका, ये तो है स्ट्रेट मोशन में, और W इज इक्वल्स टू बच्चों एम जी एच है आपका, ये है आपका वर्टिकल मोशन में। यानी कि जब वर्टिकली आप किसी चीज को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उठाएंगे या रखेंगे, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स कितना दिया बच्चों आपको, 10 न्यूटन, तो फोर्स मैंने कितना लिख दिया आपका यहाँ पर, 10 न्यूटन। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप एक ही मानकर चलिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर। अब आप आगे देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आपसे क्या पूछे, हाउ मच वर्क इज डन, कि वर्क डन कितना होगा। तो बच्चों अभी तो आपने पढ़ा है W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, तो आप कर दीजिए, तो 10 इंटू 1 किया आपने, तो 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल, बात एक ही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, कैलकुलेट दी वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात यह है कि उसने मास दिया है बच्चों, कितना, 200 kg, है ना। ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे पढ़ते हैं, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, तो यहाँ पर बच्चों उसने आपको वर्टिकल हाइट कितनी दी है, यानी स्मॉल एच कितना आपका, 6 मीटर। एम पता है आपको, एच पता है, और उसने इसी क्वेश्चन में लास्ट में स्मॉल जी की वैल्यू भी दे रखी है। अगर नहीं भी देता तो ये आपको अपने पास से याद होनी चाहिए, 9.8 या 10 भी ले लेते हैं। तो ये कितने आपके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, वर्क डन पूछा है ना, तो W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच, आप अप्लाई कर दीजिए। स्मॉल एम कितना है आपका, 200, स्मॉल जी कितना है आपका बच्चों, 10, और एच कितना है आपका, 6। तो 6 टू ज़ा आपका कितना हो गया बच्चों, 12, और आगे आपका ये इतने जूल, या आप अगर चाहे तो 3 जीरो हटा के यानी 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल भी लिख सकते हैं ना, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं इसको, है ना। ये हो गया बच्चों आपका। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ कार वेइंग क्या आपका 1000 kg, तो ये देखिए 1000 kg क्या हो गया, एम हो गया बच्चों, एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। देखिएगा यू, यानी कि जिस स्पीड से वो चल रही थी, तो वे यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉप हो गई ना, ये देखिए स्टॉप, है ना, तो वी कितना हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उसने आपको, 50 मीटर, यानी स्मॉल एस हो गया। आगे देखिए, डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, डी एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई किसी चीज की स्पीड घट रही हो या बिल्कुल खत्म हो रही हो, लेकिन यूनिफॉर्मली, यानी कि जो उसका डी एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म है बच्चों। अब आप आगे देखिएगा, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, तो आपको बताना है फोर्स के बारे में, ये लिख दिया है मैंने, बाय द ब्रेक्स। ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, यानी कि डब्ल्यू भी बताना है। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो हमारी जो है ना 3 क्या होती थी आपकी, इक्वेशंस होती थी आपकी। सबसे पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था आपका, फिर आपका क्या होता था बच्चों, यही वाला, क्या है आपका, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और थर्ड था हमारा बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन 3 क्वेश्चंस में से कोई अप्लाई करते थे, तो जो फर्स्ट वाली वो इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि टाइम का कोई रोल नहीं है इसमें, और सेकंड भी इसीलिए अप्लाई नहीं होगी, तो हमने थर्ड वाली अप्लाई करनी है बच्चों, ये, है ना। तो थर्ड इक्वेशन हमने देखी यहाँ पर अप्लाई कर ली, v की जगह 0 रखा बच्चों, u की जगह 30 का स्क्वायर रखा, और 2as यानी 2 इंटू ए इंटू एस की जगह हमने क्या रखा बच्चों, 50 रखा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 330 का स्क्वायर जो हुआ 900 आया, और माइनस का माइनस रहा,
यहाँ पर बच्चों को एक मिस्टेक होती है, वो क्या सोचते हैं कि -30 का स्क्वायर प्लस का 900 होना चाहिए, लेकिन बच्चों नहीं। अगर होता -30 ऐसे का होल स्क्वायर तो आपका 900 होता, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना? बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों यहाँ पर। तो ये आपका माइनस के 900 और ये 250 ज़ा 100, अब ये आपका 100 से 100 कैंसिल, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो एक ही वैल्यू आ गई आपके बच्चों कितनी, माइनस के 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक ही वैल्यू माइनस में ही आनी थी क्योंकि उसने बोला था डीएक्सिलरेट हो रहा है आपका ये, ठीक है? तो डीएक्सिलरेट का मतलब यही होगा ना आपका। अब उसने फोर्स पूछा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ये रहा। तो आपने क्या किया, एम की वैल्यू रख दी बच्चों, ए की वैल्यू रख दी, तो ये कितना है हमारा माइनस के 900 न्यूटन। तो फोर्स जो है वो भी निगेटिव है। अब उसने डब्ल्यू पूछा है ना, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों आपका, एफ इंटू एस। तो आपने किसकी वैल्यू लिखी, एफ की, एफ कितना है माइनस के 9000, और इंटू में एस, एस कितना था बच्चों आपका 50। तो आप देखिए 9 5 ज़ा 45, वो भी किसका, माइनस का। और ये आपका कितना, ये 40 आ गया आपके इतने जूल। तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन भी कैसा बच्चों, ये निगेटिव ही आया है क्योंकि माइनस में है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है आपका, हमने जो अभी फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स अप्लाई कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, वर्क डन कैसे होगा, तो हमने ये अभी दो तरह से पढ़ा था इसके बारे में। सपोज दैट ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है। या फिर मैंने इसका अपोजिट वर्क डन के बारे में बताया था कि फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट। या तो इनके बिटवीन एंगल था कितना, 0 डिग्री बच्चों, या इनके बिटवीन एंगल था कितना, 180 डिग्री। बट अब देखिएगा, ये आपका फोर्स और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फोर्स, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये देखिए बच्चों कि सपोजिट आपका ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें जो है ना फोर्स तो इस तरह से अप्लाई हो रहा है, यानी कुछ एंगल बनाता हुआ इससे, और जबकि ये कैसे जा रहा है बच्चों आपका, सीधा जा रहा है। तो इन दोनों के बिटवीन अब एंगल कुछ और है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा फोर्स कैसा अप्लाई होता है। जैसे आप ही मान लीजिए सपोज इट, आपको एक चेयर को पुश करना है, एक टेबल को, तो आप बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि बैठकर बिल्कुल यहाँ से आप पुश करते हैं। कई बार आप हाथ यहाँ से लगाते हैं और ऐसी इस पर इसको पुश करते हैं तो ये आगे की तरफ जाने लगती है। यानी कि किसी भी एंगल से, यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो ना। तो उसी पर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों, कौन सी है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, ये जो आपको दे रखी है उसने, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग obliquely when the direction of force making an angle theta with the direction of displacement then work done is। तो उस कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अभी हम बच्चे डर जाते हैं कि सर ये कोस थीटा क्या आ गया, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसीलिए इस पे स्टार बना हुआ है कि कुछ टीचर्स इसको ना कट करा देते हैं कि टॉपिक हमारा हम नहीं पढ़ेंगे 9th में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम 9th में नहीं पढ़ चुके हैं मैथ्स में। लेकिन कुछ टीचर्स दे भी देते हैं। तो 9th क्लास से कोई बोर्ड तो है नहीं कि कंफर्मली आपको पता हो कि कौन से देंगे कौन से नहीं, तो डिपेंड करता है आपके अपने टीचर्स पर जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे फिर बच्चों, ये टेबल याद कर लेंगे कि थीटा जो है आपका क्या हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, है ना। और आगे भी हमें याद करना ही है वैसे 10th क्लास में। तो कोस थीटा की वैल्यू कोस 0 पर क्या होती है, 1, कोस 30 पर होती है √3/2, कोस 45 पर होती है 1/√2, कोस 60 पर होती है 1/2, कोस 90 पर होती है 0। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। तो इसी पर बेस्ड बच्चों हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं आपका नेक्स्ट, तो देखिएगा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप पूरी अपनी तरफ से, है ना। देखिए, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ फ्लोर। ओके, कितना 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके पुल करने पर, है ना। द स्ट्रिंग हेल्ड in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. If the force applied by the child be 5 Newton, calculate the work done
बाय चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। तो देखिए वैसे तो फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री और डब्ल्यू पूछा है। तो सीधा सीधा अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है ना। ये रहा देखिएगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो इन सब की वैल्यूज लिख दीजिए। एफ कितना है बच्चों आपका 5 न्यूटन है। एस एस कितना है आपका 10 न्यूटन है। और cos थीटा यानी cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू ये रही बच्चों आपकी है ना। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये 5 × 10⁻50 हो गया और इंटू में आपका ये 1/2 cos 60 की वैल्यू। तो कितना 2 से कट किया तो 25 जूल। तो ये इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों आपका कितना आ रहा है 25 जूल। बिल्कुल ईजिएस्ट वे में हम कर सकते हैं इसको। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं। अभी मैंने आपको पीछे कहा था कि आगे बताऊंगा मैं। कहा था ना कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा फॉल्स है ना, फॉल्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन अगर कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों 0। ये हमने पढ़ा था पीछे है ना, एक नोट में लिखा हुआ था। तो आप देखिएगा अभी W इज इक्वल्स टू क्या है आपका फॉल्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और अगर ये थीटा कितना हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए तो आप देखिएगा cos 90। और बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0। तो f इंटू एस इंटू 0। तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा 0। तो ध्यान रखिएगा बच्चों आप इसमें कि किस कंडीशन में आपका या तो फॉल्स 0 हो या एस 0 हो या थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो इन तीनों कंडीशंस में आपका वर्क डन जो होता है कितना होता है वर्क डन आपका बच्चों हमेशा 0 ही होता है। अब आप ये देखिएगा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है आपका। देखिए ये वाला वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये तो अभी मैंने आपको करके दिखा दिया कि वर्क डन 0 होगा अगर 90 डिग्री का एंगल होगा। सेकंड पॉइंट देखिए द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पथ इज ऑल्सो 0। अगर कभी भी आपकी सर्कुलेशन मोशन में होगा, आपका सर्कुलेशन मोशन में कोई भी बॉडी होगी तो उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा आपका 0। दिस इज बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पथ देन दी क्या आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस of the circle and it is at a right angles to the motion of the body। ये आपको बताया भी था कि हमेशा जो सर्कुलर मोशन में होती है आपकी क्या, जो सर्कुलर मोशन में कभी भी अगर आप देखेंगे ये डायरेक्शन इसकी होती है और सेंटीपिटल फोर्स ये। तो इनके बिटवीन कितने डिग्री एंगल होता है हमेशा 90। और 90 डिग्री एंगल पर वर्क डन कितना होता है बच्चों आपका 0 होता है। तो आप देखिए पूछा जा सकता है, जैसे एग्जांपल है द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। या मान लीजिए मून जो है आपका अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उसके द्वारा भी वर्क डन कितना होता है आपका 0 ही होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो देखिएगा स्टूडेंट अब इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद का देखिए नोट लिखा हुआ है आपका वर्क डन कैन नॉट बी पॉजिटिव। ठीक है, कैन नॉट बी कैन बी सॉरी, कि यहाँ पर क्या है आपका जो मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा से देखिएगा वर्क डन कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और 0। कि वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक वर्क डन की कॉन्सेप्ट थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो आप देखिएगा एनर्जी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है हमारी काम करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि वह ज्यादा वर्क कर सकता है तो इट हैज मोर एनर्जी। तो आप मान लीजिए कि उसमें क्या होगी एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, अगर किसी में ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा वर्क डन करेगा, या अगर कोई ज्यादा वर्क डन कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। देखिए वर्क डन की भी एसआई यूनिट क्या थी जूल थी और एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या है बच्चों जूल है। तो वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये आपने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये एनर्जी और वर्क डन जो है आपकी दोनों क्या होते हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान रखिएगा आप।
और ये मान के चलिएगा दोनों इक्वली होते हैं। अभी देखिएगा कैसे आपका आगे क्लियर होगा। लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। अभी पीछे मैंने आपका वर्क डन भी जब आपका ये आ रहा था, आपको याद होगा, देखिएगा अभी पीछे एक जगह वर्क डन कितना आया था आपका, इतना आया था, है ना, इतने जूल। तो मैंने 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल कर दिया था कि 12 किलो जूल, ये लिख दिया था बच्चों। तो उसी टाइप से आपकी एनर्जी की जो बड़ी यूनिट होगी उसको भी क्या लिख सकते हैं, किलो जूल लिख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब स्पेशली हमने क्या पढ़ना है आगे का, देखिएगा स्पेशली आगे हमने क्या पढ़ना है बच्चों। देखिए 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, है ना, ये तो आपका क्लियर हो गया, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट्स इन मैनी फॉर्म्स। एनर्जी जो होती है वो अलग अलग तरह की फॉर्म में पाई जाती है। द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर है पोटेंशियल एनर्जी, फिर है केमिकल एनर्जी, फिर है साउंड एनर्जी, फिर आपकी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा इन सारी एनर्जीज का सबको पढ़ेंगे हम अलग अलग। देखिए अब देखिएगा स्टूडेंट इसमें आगे, है ना। अब देखिए 8 नंबर पर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आपकी 8 तरह की फॉर्म्स है एनर्जी की। तो सबसे पहले हम पहली पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। वह एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है उसके अंदर, वह एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एनीथिंग मूविंग इज सेड टू हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी चीज आपकी मूव कर रही है तो उसमें कंफर्म है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। देखिए इफ द कार इज मूविंग सो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। देखिए ई के, इसको ई के से डिनोट करते हैं, कुछ टीचर्स इसको इस टाइप से भी लिखवाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई, है ना। तो ध्यान रखिएगा कोई इशू नहीं है, चाहे के ई लिखिए या ये ई और ये सफिक्स में आप के लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखा मैंने हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। और इससे भी बेटर वे है कि अगर आप ये लिखें कि ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम और क्या आपका इसकी वेलोसिटी इसकी स्क्वायर में चेंज, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यू आप जानते हैं कि वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी। देखिएगा क्या क्या लिखा है मैंने नीचे। ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एम क्या है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और वी क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए नोट लिखा है आपका मोर स्पीड देन मोर ई के, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। एंड लेस स्पीड, और अगर स्पीड कम होगी तो देन लेस ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कम ही होगी। अब देखिएगा स्टूडेंट इससे आगे क्या लिखा है आपका, सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, है ना। क्या है आप देखिएगा, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर मास को डबल कर दिया जाए, इट ई के यानी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, आपकी एम के, मास के। और ये देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है कि अगर एम को हम डबल करेंगे तो ई के भी डबल हो जाएगा, एम को अगर हम ट्रिपल करेंगे तो ई के भी आपका ट्रिपल हो जाएगा, एम को अगर हम हाफ करेंगे तो ई के भी हाफ हो जाएगा, एम को अगर हम 1/3 करेंगे तो ई के भी 1/3 हो जाएगा। यानी जो चेंज आपका एम में आएगा वही चेंज आपका ई के में आएगा। तो ये आप समझ सकते हैं। देखिए सेकंड, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज हाफ्ड, इट्स ई के ऑल्सो गेट्स हाफ्ड। अब देखिए आगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, देखिए डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर का क्या आपका वी की जगह 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो देखिएगा इट्स ई के बिकम्स 4 टाइम्स। इसी तरह इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हाफ्ड, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए देन इट्स ई के बिकम्स 1/4, क्योंकि हाफ का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1/4 होगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ई के प्रोपोर्शनल है अगर वी स्क्वायर के। और अगर मैं वी स्क्वायर की जगह आपका क्या लिखता हूँ बच्चों, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर 2v, तो 2v का स्क्वायर कितना होगा आप कुछ समझ सकते हैं कि ई के कितना आएगा फिर आपका 4v स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर ई के आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर और वी स्क्वायर को हाफ कर दिया जाए आपका, तो देखिएगा हाफ वी का होल स्क्वायर,
तो क्या आएगा आपका ई के, और ये क्या आपका वी स्क्वायर अपॉन में 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमें याद नहीं रखने, बल्कि हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला कि ई के इज इक्वल टू क्या होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और दूसरी बात ये है कि ई के यहाँ से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है, और ई के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। ध्यान रखिएगा बस तीन चीजों का, जो भी चेंज हो उसी चेंज के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे अपना। अब आप देखिएगा आगे इसके बच्चों, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ई के ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको मास मास कितना दे रखा है बच्चों 2 kg, और आपको उसने क्या दिया है यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपको पता है कि ई के क्या होती है, तो क्या होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो देखिएगा हाफ का हाफ रहा, एम की जगह 2, और वी स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 गया, और 0.1 का स्क्वायर आएगा 1 1 ज़ा 1, और ये आपका 2 के बाद पॉइंट, तो इतना आ गया, इतने जूल बच्चों। अब आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर देख लेते हैं जरा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है ना। Two bodies of equal masses move with uniform velocities v and 3v respectively। समझिएगा मासेस तो दोनों की इक्वल दे रखे हैं बच्चों उसने, लेकिन वेलोसिटीज में फर्क है, एक की v है तो एक दूसरी की कितनी है 3v। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जीज। तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज में आपने रेशियो बताना है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ लिखा मैंने ई के 1, और यहाँ लिखा मैंने बच्चों ई के 2। तो यहाँ लिखा मैंने हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ एम वी टू स्क्वायर। देखिए एम पर मैंने वी 1 और 2 नहीं लिखा क्योंकि सेम बताया मासेस। ये कट, ये 1/2 भी कट। v1 की वैल्यू वी स्क्वायर, v1 की वैल्यू वी सॉरी, और v2 की वैल्यू कितनी है 3v, तो इसका स्क्वायर। ऊपर वी स्क्वायर, नीचे 3 3 9 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट, तो रेशियो आया 1:9 बच्चों। तो ये जो रेशियो पूछा था उसने आपसे सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में रेशियो कितना आ गया आपका बच्चों, आ गया 1:9 आ गया। अब आपको क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंप्लीट हो गई, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में आपको क्या दे रखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। कि क्या आपका या तो उसकी पोजीशन की वजह से या चेंज इन शेप की वजह से जो एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर आपका एक स्प्रिंग है सपोज इट, ये आपने ले लिया, है ना, ऐसे आपका ये मिला हुआ। अब आपने इसके दोनों कॉर्नर्स पे से यानी एंड पॉइंट से इसको स्ट्रेच किया, तो अब ये स्ट्रेच होकर आपका कुछ इस टाइप से आ गया, समझिएगा बच्चों, है ना। अब आप इसको जैसे ही छोड़ेंगे एक तरफ से, तो क्या होगा, एकदम ये वापस बेंड होने की कोशिश करेगा इस पोजीशन में। तो बेंड होने की जो कोशिश करेगा वे क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी कौन सी है बच्चों, ये वाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो इसकी स्टेट में चेंज होने की वजह से, जो शेप में चेंज होने की वजह से आई है, तो वह एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी इसमें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए आगे इसमें, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन एबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कि अगर हाइट की वजह से उसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा हमेशा आप बच्चों कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ध्यान रखिएगा, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है बच्चों, है ना, जो कि एक कांस्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि एक क्या होती है, कांस्टेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं अब इसमें आगे क्या दे रखा है आपको। तो देखिए जो आपकी ग्रेविटेशन वाली है, तो ये तो आप पढ़ चुके थे, mgh, ये वर्क डन था ना आपका, जब वर्टिकल आपका क्या होता है फोर्स अप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो उस वक्त आपका ये किसका, डब्ल्यू का फॉर्मूला था, यहाँ पर ep का हो गया, बात एक ही है।
M4 आपको पता है, G पता है, H पता है, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। बीच और EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी। अब आप इससे आगे का देखिएगा, जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे हैं, ठीक है? ये भी इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे, बट देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको। व्हाट विल बी द ईपी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, आपको m दे रखा है, केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। देखिएगा क्या दिया उसने आपको, जी की वैल्यू दी है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया आपको उसने, m दिया है 1 kg बच्चों, और h दिया आपको 5 मीटर। तो अगर आपसे उसने ईपी पूछी है तो ईपी का फॉर्मूला क्या है, mgh। तो देखिएगा m की वैल्यू कितनी है आपके बच्चों 1, g कितना है आपका 10, और ये कितना है 5, तो 5 10 का 50 जूल हो गया बच्चों आपका। ये बिल्कुल सिंपल है आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आप बैग ऑफ व्हीट वेट कितना 200 kg। तो ये आपको क्या दे रखा है बच्चों उसने, m की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों आपकी 200 kg, ये हो गया आपका। आगे इसने आपको दिया है, टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स ईपी में बी दिस। किसको कितनी हाइट पर रखा जाए बच्चों, समझिएगा, हाइट की बात चल रही है आपके यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए कितनी हाइट पर, तो हाइट पूछिए इसका मतलब, और आपको उसने ईपी दे रखी है। ईपी कितनी दी है बच्चों, 9800 जूल, और यहाँ पर जी हम ले लेंगे 9.8, क्योंकि आपको 98 दिख रहा है तो 9.8 ले लीजिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला था हमारा बच्चों ये कि ई पी इज इक्वस टू एम इंटू जी इंटू में एच। तो ई पी कितना आपका 9800, एम कितना बच्चों आपका 200, और जी आपका कितना 9.8, और इंटू में क्या है आपका एच। देखिए 9 पॉइंट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों आमने सामने, ये पॉइंट हटाया नीचे जीरो पड़ गया, और 98 से इस 98 को कट कर लीजिए, और इस 2 से फिर 10 को कट करेंगे तो 5 आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा क्या है आपका, 1 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू में एच। तो एच इक्वल कितना है बच्चों, ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 यानी कितना 5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों आपकी सेकंड क्वेश्चन में, 5 मीटर आ गई, आप देख सकते हैं आराम से इसको। अब देखिएगा बच्चों कि नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक क्या है ना, ये देखिएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। जो सिर्फ शेप चेंज होने की वजह से एनर्जी होती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है? आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टू ग्राउंड। मान लीजिए कोई भी अगर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरता है आपका ऊपर से, ऊंचाई से ग्राउंड पर, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग में जब वो ऊपर रुका हुआ होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वे गिरना स्टार्ट होगा यानी कि चलना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो किस में कन्वर्ट होती जाएगी बच्चों आपकी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना? तो अब आप देखिएगा, अब इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये वाला, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर। नेचर में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है वो देखिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू केमिकल एनर्जी। कि फोटोसिंथेसिस में जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू आपके प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें होता है क्या है आपका कि वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। सेकंड देखिए, ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है तो ईपी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ईके। स्टार्टिंग में जो आपकी जो भी रेन यानी कि जो आपके वाटर होता है वो ऊपर रुका रहता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वे ऊपर से चलना स्टार्ट करता है नीचे की तरफ, तो किस में कन्वर्ट होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। देखिए इसी तरह से थर्ड, ड्यूरिंग क्या आपका स्ट्राइकिंग ऑफ क्लाउड, जब बादल आपस में टकराते हैं, तो ईके इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। होता है ना, बादल जब आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग भी होती है, और थंडर यानी कि क्या आपका साउंड भी आता है ना, बादल का गड़गड़ाना जिसे कहते हैं, गरजना कहते हैं, ठीक है? तो वह आप ध्यान रखिएगा। तो नेचर में जो चेंजेस आते हैं एनर्जीज में,
उसके बारे में था। अब चलिए खैर कोई नहीं, आगे देखिए इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन गैजेट्स है ना, तो कुछ गैजेट्स में आपको बताना चाह रहे हैं, देखिएगा कैसे आपका ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन गैजेट्स। इन फैन पंखे में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो घूमता है। इन बल्ब बल्ब के अंदर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, वे हीट एनर्जी में, देन फाइनली इनटू लाइट एनर्जी, हीट में और लाइट में है ना, दोनों में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब बल्ब जलता है तो उसमें हीट भी होती है, गर्म भी होता है, वो लाइट तो देते ही थे। देखिए इन राइडिंग आ बाइसिकल, जब आप साइकिल चलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है आपका, देखिएगा केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मस्कुलर देन इनटू काइनेटिक एनर्जी। हमारे अंदर जो एनर्जी होती है तो वह केमिकल की फॉर्म में होती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो वह हमारी मसल्स के थ्रू यानी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब साइकिल चलती है तो उसमें क्या होता है, चलने पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कन्वर्सेशन होता है किसका, एनर्जी का, साइकिल चलाते हुए। चलिए फिर कोई नहीं, अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या दे रखा है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिएगा इसमें ये लॉज आपका इंपॉर्टेंट है, आपका आगे के लिए भी है ना, कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है आपका। देखिए क्या दे रखा है आपको इसमें बच्चों, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म है ना, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ये देखिए व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जब एनर्जी चेंज होती है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होती है, जितनी थी उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे एग्जांपल, इन एन एसी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू run it is 200 joule, then this energy is converted into another form and energy still remains 100 joule, only its forms gets converted, not its amount। ये एग्जाम्पल तो आप छोड़ ही दीजिए, ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल कट ही कर दीजिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल पर तो आप ध्यान ही मत दीजिए। बस आप वही ध्यान रखिए जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई कि ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्या है आपका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए फिर कोई नहीं, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें। ये देखिए एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ फॉलिंग बॉडी, एक गिरती हुई बॉडी के लिए जो एनर्जी का कंजर्वेशन है उसके बारे में। लेट्स सपोज अ बॉल ऑफ मास 1 kg is kept at a distance 4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है ना, डिस्टेंस मान लीजिए या हाइट मान लीजिए, है ना, देखिएगा ध्यान से, इस एग्जांपल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि क्या दे रखा है ना, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये रहा आपका, ठीक है, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो एम है, एम कितना है बच्चों यहाँ पर 1 kg है ना, और जी उसने ले लिया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट उसने ले ली बच्चों कितनी 4 मीटर। ओके, अब उसने इस टाइप से ईपी निकाल दी एमजीएच करके, तो कितने 40 जूल आ गई आपकी। अब इससे आगे की बात देखिए, एज बॉल मूव्स डाउन, जब ये बॉल मूव्स होती है नीचे की तरफ, ईपी डिक्रीजेस, देखिए जितनी हाइट कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें ऑब्जेक्ट में वो किसकी वजह से, आपका उसकी हाइट की वजह से ही तो है। बट बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, तो टोटल तो सेम रहती है, तो अगर ईपी डिक्रीज हो रही है तो कोई और सी इंक्रीज हो रही होगी, तो देखिएगा कौन सी, इट मींस ई के वुड इंक्रीज। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बच्चों, ये कम होगी तो क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, वो बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिएगा थर्ड में, इनिशियली ई के इज जीरो, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था ऊपर है ना, तो जब रुका हुआ होता है तो उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। बट एज बॉल मूव्स डाउन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
तो जैसे-जैसे नीचे बॉल आएगी वैसे-वैसे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी एंड दस ईके वुड इंक्रीज़। तो ईके यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ ही होगी। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट यानी सेम होती है। तो देखिएगा व्हेन द बॉल फाइनली हिट्स द ग्राउंड, जब फाइनली वो नीचे आकर टकरा जाएगी, इट कम्स टू रेस्ट एंड इट्स ईपी एंड ईके बोथ आर जीरो। अब यहाँ पर क्या है कि उसकी हाइट तो जीरो हो गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, और जब वे आकर टकराकर रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो अब यहाँ पर बच्चों सोचने वाली बात ये है कि कहाँ गई एनर्जी, है ना, सारी की सारी एनर्जी हमारी कहाँ गई? तो देखिएगा लास्ट पॉइंट, 40 जूल ईके इज कन्वर्टेड टू साउंड एंड हीट एनर्जी। जब वह ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पर टकराएगा तो उससे साउंड भी निकलेगा और हीट भी निकलेगी। तो ये जो आपकी कन्वर्ट हुई, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, 40 जूल, वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? आपकी साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन इन पेंडुलम, पेंडुलम में जो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वो किस टाइप से होता है? पेंडुलम का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी दीवार घड़ी होती है, ठीक है, जो आपकी वॉल वॉच होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें पेंडुलम भी लटके होते हैं बहुत सी घड़ियों में, है ना, जिसे स्पेशली घंटा कहते हैं। तो ये पेंडुलम आपका नीचे लटका हुआ है, आप झूला मान लीजिए ना, जैसे आप झूले में झूलते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एज अ पेंडुलम है। देखिएगा, वी नो एज ऑसिलेट्स इट्स हाइट चेंजेस। जब ये ऑसिलेट्स होता है यानी कि कभी इधर से उधर, उधर से इधर जाता है, जैसे आप झूले में झूलते हैं, तो हाइट जो है बार बार चेंज होती है। आपको पता है जो सी पोजीशन है यहाँ पर हाइट ज्यादा होगी, फिर जो नीचे ए आ जाएगा हाइट बिल्कुल कम हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, या मान लीजिए, और बी पर फिर हाइट ज्यादा होगी, और ये जो बीच में आपका बना हुआ है यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, लेकिन ये है कि जीरो भी नहीं होगी और बिल्कुल हाईएस्ट भी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको अलग अलग हाइट्स वाली बात बता दी। अब देखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसका, 8 पॉइंट ए, बॉल हैज ईके एंड नो ईपी। अब समझिएगा बच्चों ये क्या लिखा है ना, ये समझिएगा। आप ये सोच लीजिए कि ये झूला है और आप झूल रहे हैं इसमें, है ना बच्चों, ये मान लीजिए आप कभी ऐसे इधर से इधर जाते हैं, है ना, कभी फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, है ना, इस टाइप से आप फिर वापस आते हैं। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्पीड और सबसे कम स्पीड कहाँ पर होती है? तो बच्चों जब ये सी से ए की तरफ आते हैं ना आप यहाँ पर, तो ये ए पोजीशन ऐसी होती है कि यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लो बन जाता है जब सी से इधर की तरफ आते हैं नीचे की तरफ। और जब ए से बी की तरफ जाते हैं ना धीरे धीरे बेटा, तो स्पीड कम होती जाती है, और बी पर जाकर आपका झूला एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि वापस आना है ना फिर उसको। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पर ये ऐसे जाकर फिर रुक जाएगा, ठीक है, फिर ये वापस आना स्टार्ट करेगा यहाँ से, फिर स्पीड बढ़ती हुई आएगी कहाँ, ए तक, ए तक मैक्सिमम स्पीड होगी, लेकिन फिर जब ऐसे आप सी की तरफ ऊपर जाएंगे फिर घटती जाएगी और सी पर जाकर जीरो हो जाएगी, फिर वापस। तो ये इस टाइप से झूले का प्रोसेस हो गया आपका, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है बच्चों, आपकी ए पर होती है, सबसे कम कहाँ होगी, ऐसे सी की तरफ जाते हुए, और सी पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसी तरह बी पर जाते हुए कम होती जाएगी और बी पर जीरो हो जाएगी, लेकिन जब सी से ए की तरफ को आएंगे तो बढ़ती जाएगी और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ए पर होगी। तो ये आपकी छोटी-छोटी सी बातें मैंने आपको रफली समझा दी आपके झूले वाला एग्जांपल देकर, बिल्कुल वही चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट ए, बॉल हैज़ ईके, है ना? ए पर क्या होगी? ईके यानी काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ, एंड नो ईपी, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ईके आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। तो वहाँ पर उस पोज़ीशन पर बच्चों क्या होगी? आपकी ईपी क्या होगी बच्चों? 0 होगी, है ना? ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसका उल्टा भी होगा, जैसे बी पर है, तो बी पर क्या होगा आपका बच्चों? ईपी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और ईके क्या होगी बच्चों यहाँ पर आपकी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर रुक जाता है ना एक मोमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन पेंडुलम
स्लोली राइज, है ना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है। ई के डिक्रीजेस, राइज का मतलब या तो सी की तरफ जाना है ऐसे, या बी की तरफ जाना है ना, बी की तरफ मान लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। एंड ईपी इंक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। 8 पॉइंट बी, बॉल हैज ईपी एंड नो ईके, और बी पोजीशन ऐसी हो जाएगी जहां पर जाकर ये पेंडुलम या बॉल जो है आपकी, जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखिए थर्ड, वाइल गोइंग फ्रॉम बी टू ए, अब जब बी से बच्चों वापस ए की तरफ आएगी ये बॉल, ईपी चेंजेस टू ई के, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। 8 पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पर क्या होगा, ई के बिकम्स मैक्सिमम, और जैसी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स होगी, यानी ए पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। एंड ईपी बिकम्स जीरो। फिर आप देखिए जो अभी ए से बी पर गए थे ना सेकंड पॉइंट में, वही अब थर्ड फोर्थ पॉइंट में किसमें जाएंगे, ए से सी पर। वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ई के चेंजेस टू ईपी, फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। 8 पॉइंट सी, बॉल हैज ईपी एंड नो ईके, ध्यान रखिएगा। सी पर पहुंचकर फिर वही कंडीशन हो जाएगी बच्चों की, ईपी मैक्सिमम होगी और आपकी ईके क्या होगी, जीरो। फिफ्थ पॉइंट, वाइल गोइंग फ्रॉम सी टू ए, जब सी से ए पर आएगी तो ईपी चेंजेस टू ईके, व्हेन पेंडुलम स्टॉप्स बोथ ईपी एंड ईके बिकम जीरो, और जब ये पेंडुलम धीरे धीरे रुक जाएगा बिल्कुल, तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, दोनों ही जीरो हो जाएंगे आपकी। एंड एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो एंटायर एनर्जी जो है वो कहाँ जाएगी, मान लो आपने झूले में झूल रहे थे आप, है ना, तो आपको पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन एक बार को झूला रुक जाएगा, और रुकेगा कहाँ, ए पोजीशन पर बच्चों, है ना। जब आप झूलेंगे और अपना बिल्कुल उसके कोई धक्का देने वाला ना हो आपको झूले में, तो आपका झूला कहाँ रुकेगा, ए पर आकर। तो ए पर क्या होगा, जब रुक जाएगा तो ना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और ना ही बच्चों उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों एनर्जीज कहाँ गई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, हल्का सा देखिएगा कहाँ गई, है ना। तो देखिए बच्चों ये क्या लिखा हुआ है आपका इस पॉइंट में, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर, both EP and EK become zero and entire energy is converted into साउंड एंड हीट एनर्जी। बच्चों देखिए साउंड में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब आप झूला झूलते हैं तो थोड़ा बहुत साउंड भी निकलता है। जैसे आप हवा से टकराते हैं मान लीजिए, उसके अपोज में हीट एनर्जी आपकी बन जाती है। दस एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑल्सो वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, वेरीफाई करता है, क्योंकि इसमें भी एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो आपके झूले पर, बिल्कुल वैक्यूम वाली कंडीशन हो, तो अगर आपको एक बार झुला दिया जाए, यानी कि आपका अगर एक बार झूला स्टार्ट हो जाए तो वो रुकेगा नहीं, वो एज इट इज हमेशा चलता ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए ये एनर्जीज के बारे में हमने बस इतना ही पढ़ना था, वैसे तो और भी बहुत सारी एनर्जीज है, लेकिन नॉर्मली वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और एज द लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, क्या है, पावर। तो देखिए पावर के बारे में क्या है आपका, पावर, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपका वर्क करने का रेट क्या है, यानी कि वर्क आप कितने टाइम में करते हैं एक तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। काम करने की क्षमता तो थी क्या थी आपकी, एनर्जी, लेकिन काम करने का रेट जो होगा वो क्या होगा आपका बच्चों, पावर। इट टेल्स हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज डन, तो ये पता चलता है, सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ईट है जिन्हें कहते हैं ना, ईट रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, तो थोड़े से तो मेच्योर हो गए हैं, है ना। अब ये ईंटें यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है आपने, मान लीजिए एक घर से दूसरे घर में। ये कितनी ईंट रखी हुई है बच्चों, कितने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 6। अब इसमें जो है ना एक 5 साल का बच्चा है, ओके, और एक आप 9th क्लास के हैं, मान लीजिए 13 to 14, 14 ईयर्स मान लिया मैंने आपकी एज, है ना, आप 14 ईयर्स के हैं। तो पता चला 5 साल का बच्चा एक ब्लॉक को उठाएगा और लेकर जाएगा, क्योंकि इससे दो नहीं उठ पाएंगे एक साथ।
लेकिन अगर आप उठाएंगे तो आपका पता चला आपने 2 या 3 एक साथ उठा लिया, यानी आपकी पावर ज़्यादा है। और पता चला आपकी जगह मैं आ गया 28 ईयर्स का, है ना? तो पता चला मैंने 6 के 6 एक साथ ही उठा लिया और 6 के 6 मैं एक साथ ले गया। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी यहाँ पर पावर होगी वो किसमें होगी? मुझ में होगी बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर पता चलता है कि कौन कितने कम टाइम में वर्क डन कर सकता है। जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी? पावर होगी। यानी कि काम करने के रेट को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी बच्चों, है ना? ये रहा आपका कि P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखा हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा। और P इज इक्वल्स टू क्या है आपका बच्चों? E अपॉन टी भी आ सकता है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी तो बराबर ही होते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का बच्चों। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ कार कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, है ना? एक कार जो है कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है देन अ बाइसिकल, बाईसाइकिल के कंपेयर में, ठीक है? कॉन्सिक्वेंटली सो वी से दैट कार इज मोर पावरफुल देन बाईसाइकिल। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वैसे तो पावर का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, W अपॉन टी। तो W क्या है? वर्क डन। वर्क डन की आपकी यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल, है ना? और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड हो गया बच्चों आपका ये, है ना? जूल पर सेकंड। लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वाट। क्या होती है बच्चों? वाट। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ध्यान दीजिएगा। अब ये लिखा हुआ अभी ये बाकायदा यहाँ पर ये रहा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अब देखिए इसके आगे वही जो हमने 1 जूल जैसे पढ़ा था ना, इसी तरह 1 वाट भी पढ़ना है। तो 1 वाट कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से हम वहीं से निकाल सकते हैं 1 वाट। 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second। बिल्कुल आसान है बच्चों। मैंने भी आपको बताया था कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन टी। ये P आपका 1 कब आएगा? जब आपका ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ये 1 जूल रखा और ये 1 सेकेंड रखा, तो कितना है आपका? 1 वाट आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, तो हमने 1 जूल वर्क में भी निकाला था, है ना? ये फिजिक्स में अक्सर ऐसा पूछा जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना? अब ध्यान रखिएगा किलोवाट, तो किलो में आपको पता है 1000 आ जाता है बस, और क्या? किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम अभी इसमें थोड़ा सा। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों आपका? आगे आपका नेक्स्ट जो है नोट, इफ पावर इज मोर वर्क इज डन फास्ट एंड इफ पावर इज लेस वर्क इज डन स्लो। बिल्कुल सही बात है ना? अगर पावर ज्यादा होगी तो वर्क जल्दी हो जाएगा, अगर पावर कम होगी तो वर्क लेट होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिएगा बच्चों इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें। सबसे पहले उसने क्या दिया है आपका? ये वर्क डन दे रखा है बच्चों, कितना आपका इसमें, या एनर्जी दे रखी है आपको, है ना? बात एक ही है, एनर्जी मान लीजिए, है ना? एनर्जी दी है। एनर्जी कितनी दी है बच्चों उसने? 7.2 किलो जूल। तो इस किलो जूल को जो है ना आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? जूल में। तो क्या किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये जूल में। ये पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो कुल मिलाकर ये 7200 जूल आ गया। और टाइम दिया उसने आपको 2 मिनट्स बच्चों। तो 2 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 × 60 सेकेंड्स, यानी कितना बच्चों आपका? 120 सेकेंड्स। अब आप राइट साइड में देखिएगा कि पावर का फॉर्मूला क्या आता है? ई अपॉन टी। तो ई आपने ऊपर रखा बच्चों 720 और आगे जीरो और नीचे 120 जीरो, ये कैंसिल, और 12 का टेबल कितनी बार जाता है? 6 टाइम्स, और जीरो का जीरो। तो ये 60 क्या आ गया बच्चों आपका? ये वाट। तो इसका मतलब ये जो है आपका, जिसके बारे में पूछा था आपसे उसने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, तो ये कितने वाट का है बच्चों? 60 वाट का है, ठीक है? ये सिंपल वे में हमने आपका इसका आंसर निकाल दिया। अब आप नेक्स्ट देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप विच टेक्स 10 seconds to lift 100 kg of water to a
वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए बहुत अच्छा है, जी की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपसे पूछा क्या है उसने, तो उसने पूछा है कि पावर बताइए। ओके, पावर बतानी है। उसने क्या कहा है कि 10 सेकेंड्स लेता है क्या करने में, पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में, टैंक तक ले जाने में। कितने पानी को, एम इक्वल कितना दे रखा है उसने आपको, 100 kg बच्चों, है ना। ये उसने मास दे दिया ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट कितनी दी है बच्चों उसने आपको, 20 मीटर। और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने पावर पूछी है भैया, पावर का फॉर्मूला जो है राइट साइड में देखिए क्या है आपका, ई अपॉन टी। अब ये ई तो दे नहीं रखा है इसने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आप ई का फॉर्मूला ये होता है ना, ई इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब बच्चों आप सोचेंगे सर ये तो ईपी का होता है, बेटा होती तो ये भी एनर्जी है ना, बात तो एक ही हो गई। तो बस यही फॉर्मूला आप यहाँ लगा दीजिए। क्या लिखा आपने, एम इंटू जी इंटू एच, और नीचे क्या आपका टी। आप अप्लाई कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी इसमें, एम की वैल्यू है 100 kg, और स्मॉल जी कितना है आपका 10, और एच कितना है बच्चों आपका, एच की वैल्यू है आपकी 20। और नीचे क्या लिखेंगे आप इसमें ध्यान से देखिएगा, टी, टी कितना है आपका 10 सेकेंड्स। ये जीरो से जीरो गया तो कितना आ गया आपका बच्चों, 2000 वाट। तो या तो 2000 वाट कर दीजिए, या 1000 हटाकर सिर्फ 2 कर दीजिए और किलो वाट कर दीजिए, कि ये जो आपकी पावर है वो कितनी है आपकी इस पंप की, कितनी है, 2 किलो वाट, या क्या कहेंगे आप 2000 वाट। बात एक ही है बच्चों। अब हमने बेसिकली पढ़ना है बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब है जिसमें इसको बेचा जाता है या खरीदा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी आप कहेंगे बेचा खरीदा कहाँ जाता है, बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है ये भी तो बिकती और खरीदी जाती है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, यानी ये रहा आपका। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात ये कि 1 यूनिट जो होता है ना आपका, आपने देखा होगा कि 1 यूनिट इतने की है। जैसे भी दिल्ली वाले ऐड करते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारी 200 यूनिट फ्री है ना, 200 यूनिट तक कोई भी बिल चार्ज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 200 यूनिट का अलग अलग चार्ज है यूपी में, ठीक है, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 1 यूनिट कितनी होती है एक्चुअल में, ये हमें आज पता चलना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। अब ये किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना बच्चों। तो देखिएगा ये 1 किलोवाट आवर, तो किलो को अगर हमने किस में करना है, सिर्फ वाट में करना है, तो हमने किससे कर दी, 1000 से मल्टीप्लाई। फिर आर को अगर सेकंड में करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, 60। आर को पहले मिनट में किया तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को भी सेकंड में किया तो फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई। तो ये आया हमारा कितना, ये 1000। और ये वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये था ही सेकंड। अब ये सेकंड से मैंने सेकंड को कट कर दिया, क्या बचा, सिर्फ जूल। अब 6 6 36, और आगे 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये तो 5 जीरो आ गए बच्चों, ये रहे, इतने जूल आ गए आपका। और अगर हम इसको कैसे लिखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ आऊंगा तो 6, यहाँ पर ही है। तो ये 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों आपका, इतने जूल। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 यूनिट, है ना, या 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है बच्चों मेरा, ये किसके इक्वल होता है आपका, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के इक्वल होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपका न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है, देखिए नीचे लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में, a radio set of 60 watts runs for 50 hours. How many units of इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका बच्चों ये। उसने क्या कहा है आपसे बेटा कि एक रेडियो कितने वाट का है, 60 वाट का है ना। तो इसकी पावर कितनी है बच्चों आपकी, क्वेश्चन नंबर 1 में पावर आपको दे रखी है उसने 60 वाट, है ना। और टाइम जो दिया है ना बच्चों आपको, उसने दिया 50 आवर। तो 50 आवर्स का मतलब वो आपका 50 इंटू 60 इतने सेकेंड्स ये चलेगा। तो आप देखिएगा कैसे आप इसको कर सकते हैं। ये आ गया आपका 180, और 3 जीरो ऑलरेडी थे इसमें, इतने सेकेंड्स ये चलता है, ठीक है बच्चों। पावर आपको दे रखी है उसने, ठीक है, और टी आपको दे रखा है, और इतने सेकेंड्स चलता है।
तो आपसे कहे कि कितनी यूनिट होंगी, तो आप देखिएगा बच्चों, पी का फॉर्मूला था आपका ई अपॉन टी, और यहाँ से अगर आप ई निकालेंगे तो ई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पी इंटू टी। तो आप देखिए पी की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर जो दे रखा है 60, और टी कितना है बच्चों आपका, ये रहा। अब आप क्या करेंगे, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, है ना। तो आप देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ये 108 आ रहा है, और आगे कितने 50 आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इतने जूल, यानी कि इतने जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इतने जूल करेगा, तो अगर मैं कहूँ कि कितने यूनिट हो गए, तो अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है बच्चों हमने, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, आप देखिएगा। डिवाइड ये किससे होगा स्पेशली, है ना, ये आगे 5 भी आएंगे। ये किससे डिवाइड होगा बच्चों आपका, इससे। कितना आपका, ये रहा आपका, ठीक है ना, 36 लाख से, क्योंकि एक यूनिट जो होती है वो इसी के इक्वल होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब आपको पता चलेगा कि कितने यूनिट, तो ये जीरो तो आपके कैंसिल हो गए सारे बच्चों, है ना। और 36 का टेबल इसमें कितने टाइम्स जा रहे हैं बच्चों, 3 टाइम्स, तो 3 यूनिट्स, है ना। तो अगर कोई भी रेडियो कितने वाट का बच्चों आपका, कितने वाट का, 60 वाट का रेडियो कितने घंटे चलता है, 50 घंटे। 50 घंटे का एवरेज कैसे लगाया, मान लीजिए 2 घंटे डेली चलता है आपके घर में, और 2-4 दिन नहीं चल पाया किसी वजह से, या 5 दिन, तो कुल मिलाकर क्या हुआ बच्चों आपका, ये पूरे महीने का खर्च निकल गया आपका, किसका, रेडियो का। क्या कितनी यूनिट्स जाती हैं इसमें, 3 यूनिट्स जाती है। इसी तरह से आप अपने घर की जो चीजें होती हैं उसका भी निकाल सकते हैं, जैसे सपोजिट आपकी कोई लाइट लगी हुई है 40 वाट की, ठीक है, कोई एलईडी आपकी 9 वाट की, अब वे कितने घंटे चलती है। आपका पंखा है मान लीजिए 100 वाट का, आपकी एसी है मान लीजिए 2000 वाट की, है ना। तो ये कितने टाइम यूज कर रहे हैं आप, उस हिसाब से आप अपने घर का लगभग में बड़े आराम से बिजली का, कि कितना खर्च है, कितनी यूनिट आपकी फूकनी चाहिए, और कितनी यूनिट आपकी गवर्नमेंट दे रही है बिल में, तो ये आप एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे निकाल सकते हैं अगर आपने ये न्यूमेरिकल सही से समझ लिया, जो आपका ये फर्स्ट था जो मैंने आपको कराया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए, अब देखिएगा बच्चों, लास्ट नोट है आपका, ठीक है, और चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। नोट, एनर्जी एट अ थर्मल पावर हाउस। जो थर्मल पावर हाउस होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, यानी कोल होता है ना, कोल का यूज करते हैं स्पेशली, है ना, या किसी और केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम वगैरह का, तो वे भी केमिकल है ना। तो केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी, किसमें होता है, पहले उसे जलाया जाता है तो हीट एनर्जी में, विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू ई के, यानी काइनेटिक एनर्जी, उसे टरबाइन घुमाया जाता है, एंड टरबाइन घुमाकर फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से।